Hello, welcome again. इखवान ला स्टडीज़। आज हम एक शॉर्ट क्लिप बनाते हैं एविडेंस की सेक्शन 4 ऑफ द एविडेंस डिफाइंस presumptions. What is presumption in law? Presumption and burden of proof is related to each other. Burden of proof का लॉ ये है कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे साबित करना होगा। प्रिजम्पशन का लॉ ये है कि यदि न्यायालय को इस एक्ट के अंतर्गत किसी तथ्य को प्रिज्यूम करने, किसी तथ्य को कल्पना करने का अधिकार दिया गया है और उस तथ्य को प्रिज्यूम कर लेता है, तो जिस व्यक्ति को वो तथ्य साबित करना था उस पर से ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है दूसरे पक्ष पर। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन। नॉर्मली कहते हैं प्रिजम्पशन इज ओनली एन इन्फेरेंस एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। किसी तथ्य के बारे में अनुमान का लगाया जाना on the basis of any other fact। अगर एक तथ्य कोई साबित हो जाता है तो उसके आधार पर किसी दूसरे तथ्य का यदि अनुमान न्यायालय लगा लेती है तो इसे कहते हैं प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन तथ्यों के आधार पर भी हो सकती है। ये प्रिजम्पशन लॉ के बेसिस पर भी हो सकती है। बहुत जगह कानून ने न्यायालय को अधिकार दिया है कि वो एक तथ्य के साबित होने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगा ले। तो प्रिजम्पशन भी 3 काइंड्स के हो जाते हैं: प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड द कंक्लूसिव प्रूफ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट बेसिकली इसे एक्ट में सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम से इंडिकेट किया गया है। यदि न्यायालय चाहे कि तो प्रिज्यूम कर ले। जैसे whenever it is provided by the act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as a proved unless and until it is disproved or may call for proof। जहाँ जहाँ शब्द में प्रिज्यूम यूज हुआ है वहाँ पर न्यायालय चाहे तो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये न्यायालय की विवेक है कि वो किसी तथ्य को साबित मान ले या उसे साबित करने के लिए साक्ष्य की मांग न्यायालय करेगा, या वो फैक्ट विपक्षी के द्वारा डिस्प्रूव कर दिया जाए। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, इसके बारे में कुछ जानकारी जानना ज़रूरी है कि है क्या ये, इसके बेस क्या हैं, द सोर्सेज ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या हैं। इसे कहते हैं कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। बहुत सी नेचुरल इवेंट हैं। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट,
बहुत से आचरण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। कॉमन कोर्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस में बहुत से उपधारणाएँ होती हैं, बहुत सी जो बिजनेस के जो रूल्स होते हैं, बिजनेस की जो ट्रेडिशन होती हैं, जो कॉमन कोर्स में इसका पालन किया जाता है, ये सब फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स हैं। और जितने फैक्ट्स के प्रिजम्पशन हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 114 में दिए गए हैं। जैसे एक आध इलस्ट्रेशन आप देखिए, सेक्शन 114 का इलस्ट्रेशन कहता है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट ए मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession। एक तथ्य के बारे में ये उपधारणा न्यायालय को अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो इसे मान ले या इसको साबित करने के लिए अभियोजन से साक्ष्य मांगे। जैसे ये तथ्य सामने आता है, एक व्यक्ति के पास चोरी किया हुआ सामान है, चोरी के तुरंत पश्चात उसके कब्जे से यह सामान बरामद होता है, तो न्यायालय उपधारणा क्या कर सकती है? आइदर ये व्यक्ति चोर है या उसने चोरी का सामान जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वो इस सामान के बारे में अपनी साक्ष्य न प्रस्तुत कर ले कि भाई उसे जानकारी नहीं थी कि चोरी की है या उसने चोरी नहीं किया है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है। जैसे 114H है, ये बहुत यूज़ किया जाता है न्यायालयों में, जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इन्फरेंस की बड़ी बात की जाती है। 14H कहता है दैट इफ अ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर ए क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ, द आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल टू हिम। किसी साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं है। अगर उपधारणा की जाएगी कि अगर वो उत्तर देता तो ये उत्तर उसके विरुद्ध होता, यानी यदि साक्षी से प्रश्न किया जाता है और उसका उत्तर देने से वो इनकार कर देता है तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है कि यदि ये उत्तर देता, इन तथ्यों को बताता, तो ये तथ्य उसके विपक्ष में जाते, उसके विपरीत जाते। तो जो 114 है, ये इसमें जितने इलस्ट्रेशन है ये सब प्रिजन ऑफ फैक्ट से हैं। और इसकी जान लीजिए, जो सोर्सेस पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि ये कहाँ से, बेसिस कहाँ से आया है, तो दो जान लीजिए। कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, नेचुरल इवेंट से निकलते हैं। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट से ही इनका पता चलता है। और पब्लिक एंड प्राइवेट जो बिजनेस है उसका जो कॉमन कोर्स है, जो तिजारत या व्यापार करने में बहुत सी परंपराएं हैं, उससे ये नतीजा, ये उपधारणा तमाम की जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 86 से लेके 88 और सेक्शन 90 इन एविडेंस एक्ट में न्यायालय को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यदि चाहे वो तथ्यों को उद्धारित कर सकता है। यहाँ वर्ड मे प्रिज्यूम यूज किया गया। एक दूसरी काइंड ऑफ है, इसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये यहाँ
प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, इसमें जहाँ वर्ड मे प्रिज्यूम है, जहाँ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जहाँ पर है वहाँ पर वर्ड यूज होता है शैल प्रिज्यूम। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यानी एक तथ्य के साबित होने पर किसी दूसरे तथ्य को न्यायालय उद्धारित करेगा और इस तथ्य को डिसप्रूव करने के लिए साक्ष्य की मांग नहीं कर सकता। यही दोनों में फर्क है। जहां पर कि मे प्रिज्यूम में न्यायालय को डिस्क्रिशन है कि ही मे कॉल फॉर प्रूफ, बट शैल प्रिज्यूम जहां यूज किया जाता है वेन एवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी जहाँ कहीं इस एक्ट में ये बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट, कि न्यायालय इस तथ्यों का उद्धारित करेगा, शैल प्रिज्यूम, तो न्यायालय उन तथ्यों को साबित मानेगा जब तक कि वो डिसप्रूव न कर दिए जाएं। यानी राइट ऑफ रिबटल तो है, लेकिन न्यायालय खुद उस पक्ष से ये साबित करने के लिए नहीं कहेगा। तो जहाँ जहाँ वर्ड शैल प्रिज्यूम यूज हुआ है, ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। ये जब हम इसे देखते हैं तो जैसे एक आजकल बहुत कॉमन है सेक्शन 113B। 113B आप देख लीजिए, ये क्रूएल्टी से रिलेटेड है। डाउरी डेथ के बारे में ये अमेंड करके ये सेक्शन आया है 113B। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन ये केसेस आते हैं। 113B देखें इसको। When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to the cruelty or harassment, such woman was subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. धारा क्या कहती है? यहाँ पर यह प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति ने दहेज हत्या कारित की है, और अगर ये तथ्य साबित हो जाए सून बिफोर हर डेथ, एक तथ्य साबित करना अभियोजन को कि उसकी मृत्यु के शीघ्र पहले उस महिला को दहेज की मांग के बारे में या दहेज की मांग को लेकर के उस पर अत्याचार किया गया था, उसे तंग किया गया था, हरेस किया गया था, या उसके साथ क्रूएल्टी की गई थी। अगर ये फैक्ट साबित हो जाए तो धारा 113B कहती है कि न्यायालय ये उपधारित कर लेगा कि इस व्यक्ति ने दहेज हत्या कारित की है। तो ये द वर्ड शैल प्रिज्यूम जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ ये मैंडेटरी है। न्यायालय फिर दूसरे पक्ष से अभियोजन से ये दूसरे तथ्यों को साबित करने को नहीं कहेगा। एक तथ्य का जो 113B में साबित हो गया क्रूएल्टी सून बिफोर द डेथ ऑफ दैट वोमेन, क्रूएल्टी इन रिगार्ड टू द डिमांड ऑफ डावरी इफ इट इज प्रूव्ड, तो कोर्ट को एक ही रास्ता है, वहाँ उसे विवेक नहीं प्राप्त है। कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन एक्सेप्ट to presume that that person has caused the dowry death, जिसे कहते हैं हम shall presume। हाँ, राइट है एक्यूज को, दूसरे पक्ष को, कि इस उपधारणा को खंडित करने के लिए वो साक्ष्य दे सकता है, क्योंकि इसमें न्यायालय में कहा इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, यानी दूसरा पक्ष इस साक्ष्य को खंडित कर सकता है। यानी ये शैल प्रिज्यूम में जो उपधारणाएं हैं दे आर रिबटेबल, मे प्रिज्यूम में भी रिबटेबल है।
दोनों अवधारणाएं ये रिबटेबल हैं, इनका खंडन किया जाएगा इन दोनों धाराओं में यदि न्यायालय कोई तथ्य को उद्धारित कर लेता है। एक उपधारणा का तीसरा काइंड है निश्चयात्मक सबूत, यानी कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं कि जहां पर इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है, whenever there is mentioned that one fact is conclusive proof of another fact, यहाँ ये कह दिया गया है कि एक तथ्य जो है दूसरे तथ्य का निश्चयात्मक सबूत है, यानी पहला तथ्य अगर साबित कर दिया जाए तो दूसरा तथ्य जो है वो साबित मान लिया जाएगा और वो उसका नेचर क्या होगा? कंक्लूसिव होगा, और न्यायालय उस तथ्य को डिस्प्रूव करने के लिए अनुमति नहीं देगा। जिसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ इसे कहते हैं हम इर्रिबेटेबल, अखंडनीय अवधारणाएं। इसकी सबसे जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है, सेक्शन 41 एविडेंस एक्ट। सेक्शन 41 रिलेटेड है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 41 ये डील करता है कि जहां पर कोई अंतिम जज, फाइनल जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी वो निर्णय अंतिम हो या आदेश हो या डिक्री हो और सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ये क्षेत्राधिकार दिए गए हैं कि ये 4 तरह के क्षेत्राधिकार में वो निर्णय होने चाहिए। प्रोबेट के मामले में, मैट्रिमोनियल मैटर में, एडमिरलिटी के मैटर में, इंसॉल्वेंसी के मैटर में। तो ये जो जजमेंट है, ये जो डिक्री है, ये जो ऑर्डर है, ये अगर किसी व्यक्ति को कोई लीगल कैरेक्टर प्रदान करता है या उससे लीगल कैरेक्टर छीनता है, तो ये जो जजमेंट है उसके लीगल कैरेक्टर का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। और सेक्शन 41 में जो जजमेंट होंगे ये चारों क्षेत्र अधिकार में, जान लीजिए, याद रखिएगा, 4 ज्यूरिसडिक्शन है। प्रोबेट जहाँ पर कि विल को साबित करने के लिए यदि जब विल प्रूफ हो जाती है तो न्यायालय प्रोबेट जारी करता है। ये महानगरों में, हर नगर में नहीं होता। यानी अगर प्रोबेट जारी हो जाए तो माना जाएगा कि विल प्रूफ हो गई। तो अगर प्रोबेट जारी हो गया तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि विल इज़ वैलिड। इसी तरह मैट्रिमोनियल में है, अगर ये न्यायालय डिग्री कर देती है कि ये पति पत्नी नहीं है, नाउ दे आर सेपरेटेड, इनका विवाह विच्छेद होगा, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो चुका है, तो ये जो लीगल कैरेक्टर इनका है, ये कैरेक्टर कन्फर करने वाली ये जो डिग्री है, ये कंक्लूसिवनेस है, इसमें निश्चयात्मक डिग्री है। क्यों है ये? कि सेक्शन 41 में जो भी जजमेंट है, ये जजमेंट इन रेम है। दीज जजमेंट्स आर नॉट पर्सोनम, बल्कि दीज आर जजमेंट्स और अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड, यानी कि ये नोटिस सारे दुनिया के लिए है कि इनका लीगल कैरेक्टर ये है। जैसे इंसॉल्वेंसी है, अगर कोर्ट किसी को दिवालिया घोषित कर दे तो ये नोटिस मानी जाएगी कि यह व्यक्ति दिवालिया है, सबको इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। तो ये जो जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है सेक्शन 41 का, इसको ये डिक्लेयर किया गया कि ये क्या है? ये कंक्लूसिव इन नेचर है। तो ये 3 तरह के आपने देखा, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसे अलग अलग सेक्शन में प्री में पूछा जाता है कि कहाँ किस किस सेक्शन में प्रिज्यूम हुआ है। बहुत बारीक सवाल मैंने देखा पूछा गया। तो इसे आप चार्ट अगर बना लें कि जैसे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है 86 to 88 सेक्शन 90 114, मेन है 114 114। फिर अब आ जाए शैल प्रिज्यूम कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, इसके सेक्शन भी याद कर लीजिए 79 to 85, 89
एंड 105 बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। और जगह जगह सेक्शन दिए हुए हैं, सब में ये जब आप पढ़ेंगे, लेकिन ये तो प्री वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जो प्री के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें ये छोटे छोटे सेक्शन भी पूछे जाते हैं कि कहाँ मे प्रिज्यूम यूज़ हुआ है और किन सेक्शन में शैल प्रिज्यूम यूज़ हुआ है। जैसे देखिए 89 है, हाँ 89 क्या कहता है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसी तरह देखें आप वो 105 सेक्शन 105 ये बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है। ये देखिए क्या कह रहा है 105 में क्या बात कही जा रही है, बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। ये जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, जहाँ पर अक्यूज्ड ये प्ली लेता है कि उसने जो हत्याकारी की थी सेल्फ डिफेंस में ली थी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसने यूज़ किया था, तो ये आ गया ये जनरल एक्सेप्शन में। तो जनरल एक्सेप्शन को साबित करने का भार जो है वो प्रोसिक्यूशन पर नहीं रहता, ये जो प्ली लेगा उसी पर रहेगा। तो सेक्शन 105 में भी शैल वर्ड यूज़ किया गया है। इसको डिटेल में यहाँ बताने का अवसर नहीं, टाइम नहीं है। 114 तो हमने आपको बता दिया। 114 में ढेर सारी प्रेजम्पशन है और ये पूछे भी जाते हैं इलस्ट्रेशन के साथ। एक 112 और 113 और 41 ये 3 सेक्शन हैं जो कि एक कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में है। 41 हमने बता दिया। 112 देख लिए क्या है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। ये लेजिटिमेसी का कंक्लूसिव प्रूफ बताता है। द पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज between his mother and a man or within 280 days after its dissolution। क्या फैक्ट है, ए पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग continuance of valid marriage between his father and any other a man। यानी कोई व्यक्ति जो है वैलिड विवाह, वैध विवाह के रहते हुए अपनी माँ और किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा हुआ है। ड्यूरिंग द मैरिज ये साबित हो जाए कि मैरिज थी, वैलिड मैरिज कंटिन्यू कर रही थी और उसकी पैदाइश हुई है, या मैरिज डिसॉल्व हो गई। तो दूसरा प्लान क्या बताया इसमें, और विद इन 280 डेज 280 दिन के अंदर, डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से 280 दिन के अंदर यदि उसकी पैदाइश हुई है। द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, और डिसोल्यूशन के बाद 280 उसकी माता अभी उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो ये तथ्य अगर साबित हो जाए, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। अगर ये पहले दो तथ्य साबित हो जाए कि वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ है या विवाह विच्छेद की तिथि से 280 दिन के अंदर पैदा हुआ है, इस दौरान उसकी माता ने पुनर्विवाह नहीं किया था, ये फैक्ट अगर साबित हो जाए तो सेक्शन 112 क्या कहता है कि ये निश्चायक सबूत है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो अपने माता पिता की वैध संतान है। एक प्रिजम्पशन यहाँ दिया गया है, इसमें आगे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि जब तक ये साबित ना कर दें कि उन माता पिता के बीच में कोई संबंध था ही नहीं, कि जिससे ये धारणा की जाए कि ये वैध संतान है। तो 112 भी देख लिए। इसी तरह 113 है, सेसेशन ऑफ ट्रेटी है। एक देश जब दूसरे देश की किसी क्षेत्र को
अपना लेता है, शामिल कर लेता है, इसके बारे में प्रिजम्पशन है 113। तो प्रिजम्पशन को याद रखिएगा, प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड कंक्लूसिव प्रूफ। और ये रिलेटेड है बर्डन ऑफ प्रूफ से। जब कोई तथ्य, किसी तथ्य को साबित करने का भार किसी पक्ष पर होता है और उसके पक्ष में कोई उपधारणा काम करती है, तो ऐसे व्यक्ति को वो तथ्य साबित करना नहीं पड़ता, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसका शिफ्ट कर जाता है, यानी अब उसको खंडित करने का ड्यूटी दूसरे पक्ष की हो गई। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड चैप्टर है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा। आप किताबों को ले लें और इसके साथ इसकी स्टडी करें, इसकी नोट्स बनाएं, फिर ये परमानेंटली आपके माइंड में ये आ जाएगा। थैंक यू।